डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हमने कल से मनु का अध्ययन प्रारंभ किया। मनु के सामाजिक विचारों का हमने पिछली क्लास में किया था अध्ययन। आज हम मनु के राज्य राजपथ संबंधी और जो अन्य विचार हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मनु के राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचारों में राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इन चीज़ों का हम बेसिकली स्टडी करते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति पर मनु ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। ईश्वर ने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि अंशों को मिला करके राजा का निर्माण किया है, और राजा जो है डायरेक्ट ईश्वर का प्रतिनिधि है, और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वो धरती पर शासन करता है। राज्य की यदि प्रकृति को देखें, मनु की उत्पत्ति के अनुसार ये लगता है कि ईश्वर ने राजा को बनाया है तो वो लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। लेकिन प्रकृति में मनु ने ये कहा है कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता, उसके ऊपर धर्म और नैतिकता संबंधी बहुत सारी ऐसी मर्यादाएं, सीमाएं आरोपित की गई है। तो राज्य की प्रकृति ऐसी है कि वो जनहित में ही कार्य कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती है उसमें किसी तरह की नकारात्मक चीजें नहीं हो सकती। तो राज्य की प्रकृति में हम ये देखते हैं कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च और इतना साध्य नहीं है, अपितु वो नागरिकों के कल्याण, नागरिकों के हितों की, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक साधन है। क्योंकि जब लोग धरती पर अराजकता की स्थिति से परेशान हुए, तभी ये कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमें इस अराजकता से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय करें। तो ईश्वर ने राजा बनाकर धरती पर भेजा, जो लोगों के आपसी विवादों को, आपसी टकरावों को खत्म कर सके और सोसाइटी और राज्य की हिफाजत हो सके। इसी तरह राज्य का सप्तांग सिद्धांत, मनु ने कहा कि राज्य के 7 अंग बेसिकली हैं, जैसे अमात्य, स्वामी, सबसे पहले राजा, स्वामी, अमात्य, पुर, प्रदेश, राष्ट्र, कोश, दंड और मित्र। तो ये जो 7 प्रकार के जो अंग मनु ने बताए, जिस क्रम में इनका ये विभाग किया गया है, उसी क्रम में इनकी वैल्यू भी निर्धारित की है। जैसे स्वामी सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आता है, क्योंकि स्वामी राज्य का मालिक है। इसी तरह अमात्य, वो उसको उसमें सहयोग देने वाले, राजा अमात्यों के सहयोग से चलता है। इसी तरह पूर्व, प्रदेश, दंड, मित्र, सभी का अपना अपना सहयोग है। और सबसे लास्ट में उसने मित्र को रखा है, क्योंकि मित्र और मित्र राज्य जो राज्य की बाउंड्री के पास होता है, उनका भी एक राज्य के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी तरह संप्रभुता पर जो मनु ने, क्योंकि राज्य का बेसिक जो विशेष तत्व है वो संप्रभुता है। यदि संप्रभुता राज्य से निकाल दी जाए तो धरती और लोगों का एक समूह राज्य नहीं हो सकता। राज्य के पास जब संप्रभुता होगी, जिसको उस समय के शास्त्रों में दंड शक्ति के रूप में माना गया है, यानी संप्रभुता यानी कि पावर, पावर यानी सुप्रीम पावर, उस पावर के ऊपर कोई अन्य पावर नहीं है, वो एक फिर ईश्वर की पावर उसके ऊपर रहती है। लेकिन राजा के पास जो पावर है वो संप्रभुता है। संप्रभुता के संबंध में मनु ने कहा कि ये जो संप्रभुता होगी, ये धर्म युक्त दंड की अवधारणा होगी, क्योंकि धर्म विहीन आचरण राजा के द्वारा नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर जो दायित्व, जो कर्तव्य निर्धारित किए हैं, उनका वो फॉलो करेगा। इसी तरह संप्रभुता का आधार दैवीय सत्ता, राजा को दैवीय सत्ता मिली है ईश्वर के द्वारा, तो वो ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकता, या सर्वोच्च साध्य स्वयं में कभी नहीं बन सकता। ईश्वर का हमेशा उसे एक खौफ रहेगा, एक भय रहेगा। और राजा कोई व्यक्ति नहीं है। मनु ने यह कहा कि राजपद ये एक पद है, और ये पद, व्यक्ति तो खत्म हो जाता है तो राज्य कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो पद दूसरे व्यक्ति के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। संप्रभुता का उद्देश्य राजा की स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता नहीं है, अपितु सोसाइटी में, राज्य में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है। क्योंकि राज्य के अभाव में व्यक्ति आपस में जो संघर्षरत रहते थे, उसमें वो नैतिक जीवन नहीं जी सकते थे। अब राज्य के द्वारा एक नैतिक जीवन जीने का एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाया जाता है, और संप्रभुता स्वयं में साध्य नहीं, बल्कि मनु ने इसे एक साधन के रूप में ही माना। राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, उसमें बेसिकली प्रजा ने अपनी सुरक्षा के लिए ही राज्य का और राजा का वो डिमांड की कि हमारे ऊपर कोई एक ऐसी सत्ता हो जो हमारी रक्षा कर सके, बाहरी आक्रमणों से भी
और व्यक्ति व्यक्ति के बीच जो तनाव द्वंद्व हैं उनसे भी हमारी हिफाजत कर सके, एक समरसता का माहौल बना सके। तो प्रजाजनों की रक्षा, प्रजाजनों के लिए जो भी सुख सुविधाओं की उन्हें आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना भी मनु ने राजा का कर्तव्य बताया। समाज की जो एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ये वर्णाश्रम व्यवस्था हो या जो भी दायित्व सोसाइटी में लोगों के बीच आपसी उसमें व्यवहार में होने चाहिए उनका पालन करवाना भी मनु ने राजा का कर्तव्य बताया। प्रशासन व्यवस्था का संचालन, राजा एक अकेला सारे कार्य नहीं कर सकता, उसे अलग अलग कार्यों के लिए अनेक मंत्री या अन्य पद पर व्यक्ति नियुक्त करने पड़ते हैं। तो शासन और प्रशासन का कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य राज्य का न्याय करना। व्यक्ति और राज्य के बीच भी ये एक ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में राजा का सबसे प्रमुख कार्य है सही का पक्ष लेकर उसको अपना अधिकार दिलाना और गलत को दंड देना। ये राज्य का बेसिक कार्य है। इसी तरह कोई भी राज्य अपने आप में सारे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे दूसरे राज्यों के साथ संबंध रखने पड़ते हैं। तो राजा का दायित्व है कि वो अपने सराउंडिंग कंट्री दूसरे राज्यों के साथ अर्थात परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी एक अच्छे तरीके से करे। इसके बाद फिर मनु ने राजपद संबंधी विचार भी दिए हैं जिसमें हमने राज्य की उत्पत्ति, ये बहुत सारी चीजें तो देख ली। मनु ने यह कहा कि राजा भले ही ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो लेकिन उसके अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष गुण होने चाहिए जिनके आधार पर ही वो अपने इसे राजपद को बनाए रख सकता है। कैसे हो? देव गुणों के पालन की उसमें क्षमता हो, विभिन्न विद्याओं का उसमें ज्ञान हो, वो सच्चा हो, अच्छा वक्ता हो, ईमानदारी पर चलने वाला हो, सत्य और असत का उसे ज्ञान होना चाहिए, और राज्य और व्यक्ति के एक अच्छे सुदृढ़ संबंध कैसे हो, इन चीजों का भी उसे ज्ञान होना चाहिए। तभी वो अपनी प्रजा को संतुष्ट रख सकता है। अन्यथा यदि वो जनहित में कार्य नहीं करेगा तो जनता उसके खिलाफ बगावत, विद्रोह, क्रांति करने की कोशिश करेगी। और राजा में किसी भी तरह की झूठ बोलने की, चोरी करने की, ऐसे दुर्व्यसन उसके अंतर्गत नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर राजा का आचरण एक पूर्ण रूप से नैतिक जो जीवन है वो उसके अंतर्गत होना चाहिए। और विजय हेतु उसे समय के अनुसार नीति अपनाने की आवश्यकता है कि कब पड़ोसी राष्ट्र ऐसी स्थिति में है जो उस पर आक्रमण करने वाला है तो उस चीज को भांपते हुए अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। और कब वो दूसरे राज्यों पर अटैक करके अपने राज्य का विस्तार कर सकता है, ये भी उसमें एक दूरदर्शिता होनी चाहिए कि कब किसी राष्ट्र को वो अपने अधीन कर सकता है और विजय के बाद किस तरह के संबंध उस राष्ट्र से रखे जाएं, किस तरह से उस राष्ट्र के बंदी बनाए गए उन बंदियों के साथ व्यवहार किया जाए, ये गुण भी मनु के राजा में होने चाहिए। राजा के कर्तव्य में यदि हम देखते हैं तो प्रजा की रक्षा, प्रजा के लिए सुख सुविधाओं का ऐलान, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करवाना, दूसरे राज्यों के साथ संबंधों का निर्धारण करना, कुल मिलाकर एक राज्य के लिए जो बेसिकली चीजें चाहिए और जहाँ पे व्यक्ति संतुष्ट रूप में जीवन जी सके, उसे सुबह शाम किसी अन्य आक्रमण, अन्य व्यक्ति की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, ऐसा जीवन व्यक्ति जी सके और वो राज्य भी बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित महफूज रह सके, ऐसा राजा होना चाहिए। ये राजा और राजपद संबंधी उसने विभिन्न लक्ष्य और कार्य मनु ने राजा के बताए हैं, क्योंकि मनु ने कहा कि राजा में 8 गुणों का, देवताओं के गुणों का अंश है और इन 8 देवताओं के गुणों के अंश को लेकर जिस राजा को बनाया तो उसमें अनैतिकता की तो बात होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर कई बार राजा स्वार्थवश उन तत्वों को छोड़कर अन्य तत्वों में लिप्त हो सकता है। तो इस चीज की सावधानी हमेशा रखने की जरूरत है। इन राजा के जो ये राजपद संबंधी या राजा की उत्पत्ति को लेकर कई बार ये ऐसा महसूस होता है कि मनु का राजा कहीं स्वेच्छाचारी या निरंकुश तो नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के प्रति ही वो उत्तरदायी है, क्योंकि जनता के प्रति डायरेक्ट वो उत्तरदायी नहीं है। लेकिन मनु ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये राजा कभी भी निरंकुश या स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि राजा को, इसके पक्ष में मनु ने 9 तर्क दिए हैं। राजा को देव कर्म करने हैं, राजा धर्म के अधीन है, राजा के आवश्यक गुण उसने निर्धारित किए हैं। इवन मनु ने राजा की दिनचर्या भी निर्धारित कर दी
कि दिन के ये जो 8 पहर हैं, राजा इस समय उठेगा, इस समय मंत्रियों से बात करेगा, इस समय भोजन करेगा, इस समय अपने नियरेस्ट लोगों से मिलेगा जुलेगा, इस समय जनता की फरियाद सुनेगा। तो रात और दिन की उसकी दिनचर्या को भी मनु ने निर्धारित कर दिया है। सामाजिक संगठन संबंधी उसकी मर्यादाएं, अर्थव्यवस्था संबंधी उस पर मर्यादाएं आरोपित की है कि किस तरह की अर्थव्यवस्था राज्य में होगी, किस प्रकार के कर राजा के द्वारा लगाए जाएंगे। जब प्रजा की स्थिति अच्छी नहीं हो, राज्य की माली हालत खराब हो, तो राजा को करों में कमी और उनको बढ़ाना, ये उसको सोच समझ कर निर्णय लेना। तो अर्थव्यवस्था संबंधी उस पर मर्यादाएं, परराष्ट्र नीति संबंधी भी उस पर मर्यादाएं। ये नहीं कि राजा हर वक्त किसी पर अटैक कर दे या दूसरे राज्यों के अटैक की स्थिति हो, राजा उसको अपने राज्य को सुरक्षित रखने में भी कामयाब नहीं हो। तो ऐसी चीजों से उसे वो पहले ही आगाह किया है कि उसे परराष्ट्र संबंधी नीति का भी इस तरह का अनुसरण करना होगा कि अपने राज्य की वो हिफाजत हमेशा कर सके। राष्ट्र के प्रशासन में मनु ने कहा कि राजा सारे शासन कार्य को एक अकेला नहीं कर सकता, उसे योग्य अमात्यों की, योग्य मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। जैसे कानून का कोई मंत्री बना है, उसे कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से योग्य मंत्रियों की नियुक्ति मनु के द्वारा राजा के लिए निर्धारित की गई है, तभी राजा शासन और प्रशासन का कार्य ढंग से कर सकता है। अर्थात उस समय भी मनु ने प्रशासन में विकेंद्रीकरण की वकालत की थी। इसके बाद मनु ने जो मंत्री परिषद संबंधी बात कही है, मंत्री परिषद हम आज के समय भी देखते हैं कि राजा को अपने प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए जिन लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उन लोगों की जो सभा है उसको हम मंत्री परिषद कहते हैं। मनु के समय में राजा को सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद हुआ करती थी, उसमें मनु ने ये बताई है कि उसकी आवश्यकता और संख्या। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि राजा को कार्यों का जब तक वो बंटवारा नहीं करेगा तब तक उन कार्यों में कुशलता का समायोजन नहीं हो सकता। तो कार्यों का विभाजन करना, कार्यों का विभाजन करके मंत्रियों में उनका बंटवारा करना, तो आवश्यकता ये। और संख्या, मनु ने राजा के कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद की संख्या 7 और 8 के बीच बताई है, क्योंकि मनु का कहना था कि बहुत अधिक संख्या में यदि मंत्रियों को, अमात्यों को नियुक्त किया जाएगा तो वो मंत्री स्वयं ही राजा के खिलाफ बगावत करने की पोजीशन में आ जाएंगे, उनमें एक ग्रुप बनाने की प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगी। इसलिए 7 या 8 मंत्री हो जिनसे राजा कभी भी गुप्त मंत्र ना कर सके, और ये मंत्री ऐसे हो कि जो राजा और राज्य के प्रति उनमें एक वफादारी की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने गुप्तचर किसी को नियुक्त किया है, वो राज्य की जो सुरक्षा संबंधी नीतियां उनको जाकर दूसरे राष्ट्र को बता दे, तो उस राष्ट्र के तो फिर सुरक्षा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। योग्यताएं यदि हम देखते हैं तो मनु ने ये कहा कि अमात्य या मंत्री ऐसे ही व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिनका परिवार राज सेवा से जुड़ा हुआ हो। भाई, एक नए परिवार से किसी को यदि लिया जाता है तो उसकी वफादारी परखने में बहुत सारा समय लगेगा, और फिर भी वफादारी उनमें आती है या नहीं। तो राज सेवा से जुड़े हुए जो परिवार हैं उससे संबंधित व्यक्तियों को ही अमात्य बनाने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और यदि इस प्राथमिकता के आधार पर योग्य मंत्री नहीं मिल पाते हैं तो फिर इससे इतर दूर दूर अन्य, मतलब सामान्य जन में से योग्यता के आधार पर मंत्री चुने जा सकते हैं। इस तरह मंत्री शास्त्रों के ज्ञाता होने चाहिए, उनमें शूरवीरता होनी चाहिए, युद्ध जैसी प्रवृत्ति भी हो और शांति भी उनमें कुट कुट कर भरी हो। कुलीनता, मतलब एक उच्च कुल के व्यवहार के उनमें गुण होने चाहिए। जो भी साध्य राज्य के हैं उन साध्यों की प्राप्ति में वो समर्थ होने चाहिए, और सुपरीक्षित हो, अर्थात उनकी पूर्ण रूप से परीक्षा करके उसमें वो पास होने चाहिए। उन सुपरीक्षित मतलब परीक्षा में पास हुए लोग, यानी कि वो अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर योग्य साबित होने चाहिए। इसी तरह फिर मंत्री परिषद की विभाग पद्धति, मनु ने संपूर्ण राज्य को अलग अलग विभागों में बांट दिया है। जैसे अर्थ विभाग है, रत्न विभाग है, अंतर्निवेश विभाग है, खान विभाग है, दंड विभाग है, राष्ट्र विभाग, कोष विभाग, मतलब अलग अलग अमात्यों को, मंत्रियों को अलग अलग कार्य सौंप दिया है। अर्थ विभाग वाला व्यक्ति ये देखेगा कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या करों को बढ़ाया जाना चाहिए, या स्थिति सही है तो करों को कम कर दिया जाना चाहिए, जनता किस तरह की आर्थिक नीतियों की अपेक्षा करती है, कैसे कानून होने चाहिए। इसी तरह से जैसे खान विभाग का कोई मंत्री है
तो राज्य में जो उसमें खाने और कारखाने हैं उनके क्या वो किस तरह की नीतियां उनके लिए बनाई जानी चाहिए, कैसी सुख सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए, किस तरह का उनमें विभाजन होना चाहिए, कितना अंश राज्य को उनसे लेना चाहिए। इसी तरह से संधि विक्रय, मतलब दूसरे देशों से संबंध बनाने के लिए राजा को क्या करना चाहिए, इस तरह की चीजों का भी उसमें मंत्री परिषद की विभाग पद्धति में ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंत्री परिषद की यदि कार्य प्रणाली पर देखें तो मनु ने ये माना कि किसी भी मंत्री को पहले व्यक्तिगत तौर पर राजा को जानना चाहिए। यदि व्यक्तिगत रूप पर वो खराब परीक्षा में साबित होता है तो फिर उसे सामूहिक रूप में कार्य करने के लिए छोड़ देना चाहिए। और मंत्रणा करने के लिए मंत्रियों में वो प्रवृत्ति होनी चाहिए कि राजा के साथ की गई किसी भी मंत्रणा को वो जाकर बाहर ओपन नहीं करें, अपितु वो राजा के इतने विश्वास पात्र रहें कि वो हर पॉलिसी को छुपा कर रखें, ताकि पॉलिसी समय से पहले आउट नहीं हो, क्योंकि समय से पहले कोई पॉलिसी आउट हो जाएगी तो वो राज्य कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ राज्य में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो दूसरे राष्ट्र से मिलकर उस राष्ट्र के साथ बगावत या क्रांति करवा सकते हैं। तो मंत्रणाएं ऐसे गुप्त स्थान पर होनी चाहिए जहां पर, मनु का तो कहना यह था कि परिंदा भी जहां पर नहीं मार सके ऐसी जगह राजा को अपने मंत्रियों को बिठा करके मंत्रणा करने चाहिए। इसकी शेष चीजों का हम अध्ययन कल करेंगे। आज बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।